क्या आपने भी सोचा है कि जब जंगल का सबसे शांत और बुद्धिमान जीव प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है तो वह कितना विनाशकारी रूप ले सकता है। क्या एक मासूम हाथी का बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसके परिवार को जिंदा नोच लिया गया हो, वह कभी उन खूनी दरिंदों को माफ करेगा? आज की यह कहानी किसी साधारण जानवर की नहीं, बल्कि उस सुल्तान की है जिसने मौत के मुंह से वापस आकर जंगल का भूगोल बदल दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोंगटे खड्डे कर देने वाली दास्तान के लिए जिसमें सस्पेंस, गहरा दर्द और रूह कंपा देने वाला सन्नाटा है। हिमालय की तलहटी में बसा नीलगिरी का वह घना जंगल, जहां हरियाली इतनी घनी थी कि दोपहर में भी शाम का एहसास होता था। यहां का राजा कोई शेर या बाघ नहीं, बल्कि हाथियों का एक विशाल झुंड था जिसका नेतृत्व महागजराज करते थे। महागजराज अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे, और इसी झुंड में एक छोटा सा नन्हा और शरारती हाथी था, सुल्तान, जो अपने पिता की परछाई में पल रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वह अपना घर समझता है, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन घात लगाकर बैठा है। उसी जंगल के सबसे अंधेरे कोने में, जहां रोशनी जाने से भी कतराती थी, कालिया नाम के एक खूंखार भेदिये का साम्राज्य था। कालिया कोई आम शिकारी नहीं था। उसके शरीर पर अनगिनत लड्ढाइयों के निशान थे और उसकी एक आंख पत्थर की तरह ठंडी और निर्दयी थी। उसने भेड़ियों की एक ऐसी सेना तैयार की थी जो संख्या में हजारों थी। कालिया की भूख मांस से ज्यादा ताकत की थी। वह नीलगिरी के जल स्रोतों और मैदानों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बद्धा कांटा महागजराज थे। इसलिए उसने एक ऐसी कायरतापूर्ण योजना बनाई जो जंगल के इतिहास को हमेशा के लिए कलंकित करने वाली थी। वह अमावस्या की एक ऐसी रात थी जब आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि पैधों से गिरते पत्तों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। सुल्तान का झुंड एक सुरक्षित गुफा के पास गहरी नींद में था। तभी अचानक हवा का रुख बदला और सुल्तान की मां की नींद टूटी। उसे हवा में सड़ने और खून की गंध महसूस हुई। इससे पहले कि वह झुंड को सचेत कर पाती, पहाड़ियों के ऊपर से हजारों चमकती हुई लाल आंखें नीचे उतरने लगीं। कालिया ने अपने झुंड को डेथ फॉर्मेशन में तैनात किया था और अचानक सन्नाटा भेड़ियों की भयानक चीखों से टूट गया। हजारों भेदिये एक साथ हाथियों पर टूट पड़े। उन्होंने सबसे पहले नन्हे हाथियों और मादा हाथियों को निशाना बनाया। महागजराज अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ीडियाच रहे थे। उनकी एक एक लात से दर्जनों भेदिये हवा में उड्डियाच रहे थे, लेकिन कालिया की चाल बहुत गहरी थी। उसने अपने सबसे तेज भेड़ियों को हाथियों के पैरों के पिछले हिस्से काटने का काम सौंपा था। सुल्तान ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कालिया के नुकीले दांतों ने उसके पिता की गर्दन को जकड़ लिया और उसकी मां सुल्तान को बचाने के लिए पागलों की तरह लड़ी अच रही थी, लेकिन भेदिये उनके शरीर पर चढ़कर उन्हें जिंदा नोच रहे थे। महागजराज ने अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए एक ऐसी चिंगारी मारी जिससे पूरा पहाड़ थर्रा उठा। उन्होंने सुल्तान की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और एक आखिरी आदेश था, भाग सुल्तान, भाग। उन्होंने अपनी सूंड से सुल्तान को धक्का दिया और उसे एक ऊंची ढलान की ओर धकेल दिया। सुल्तान लुढ़कता हुआ, कांटों और पत्थरों से टकराता हुआ एक गहरी और अंधेरी खाई की ओर गिरने लगा। कालिया ने सुल्तान को नीचे गिरते देख मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा कि उस बच्चे का बचना अब नामुमकिन है। सुल्तान का शरीर लहूलुहान था और वह बेहोशी की हालत में उस गहरी खाई की कटीली झादियों में फंस गया। ऊपर से उसे अपने माता पिता की आखिरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे खामोश होती जा रही थीं। उस रात नीलगिरी के जंगल ने अपने रक्षकों को खो दिया और एक मासूम के दिल में वह बीज बो दिया गया जो आगे चलकर तबाही का दरख्त बनने वाला था। क्या सुल्तान उस गहरी खाई से जिंदा बाहर निकल पाएगा? क्या वह अकेला, घायल और अनाथ बच्चा उन हजारों खूनी भेड़ियों के साम्राज्य से अपना बदला कैसे लेगा? सुल्तान की वापसी की कहानी और भी भयानक है। क्या वह एक किलिंग मशीन बनकर लौटेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि सुल्तान ने कैसे खुद को तैयार किया और कालिया के एक एक भेदिये को कैसे चुन चुनकर मौत के घाट उतारा, तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि असली बदला तो अभी शुरू होना बाकी है। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूमता रहा और नीलगिरी के उन घने जंगलों में 20 साल बीत गए, जहां कभी हाथियों की चिंगारी गूंजती थी
वहां अब केवल भेड़ियों की डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। कालिया का खौफ अब पूरे जंगल पर एक काली चादर की तरह फैल चुका था और उसने जंगल के सबसे पवित्र जल स्रोत नीली झील पर अपना क्रूर पहरा बैठा दिया था। लेकिन उसी झील के दूसरे छोर पर मौजूद अंधेरी गुफाओं और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक किंवदंती जन्म ले रही थी। वह मासूम बच्चा जिसे कालिया ने मरा हुआ समझकर खाई में फेंक दिया था, कुदरत के करिश्मे और प्रतिशोध की आग के सहारे न केवल बच गया था, बल्कि अब एक ऐसे फौलादी दैत्य में बदल चुका था जिसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और दिमाग किसी शातिर शिकारी जैसा तेज था। सुल्तान ने इन 2 दशकों में केवल अपनी ताकत नहीं बढ़ाई थी, बल्कि उसने भेड़ियों के हमले के हर तरीके, उनकी गंध और उनके बात करने के संकेतों को बारीकी से समझा था। उसने अपने शरीर को कटीली झाड़ियों और नुकीली चट्टानों से रग देख कर इतना कठोर बना लिया था कि अब भेड़ियों के दांत उस पर बेअसर थे और उसकी आंखों में अब केवल एक ही सपना जल रहा था, कालिया का अंत। बदले की शुरुआत बहुत खामोशी से हुई। जब कालिया के सबसे भरोसेमंद पहरेदार एक एक करके गायब होने लगे और उनके क्षत विक्षत शरीर कालिया की गुफा के बाहर मिलने लगे, जिससे भेड़ियों के पूरे झुंड में एक अनजाना खौफ पैदा हो गया कि आखिर वह कौन सा अदृश्य साया है जो मौत बनकर उन पर मंडरा रहा है। सुल्तान जानता था कि कालिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है, इसलिए उसने सीधे हमले के बजाय मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया और जंगल के उन रास्तों पर जाल बिछाए जहां भेड़िए अक्सर शिकार के लिए निकलते थे। वह उन्हें खींचकर दलदलों की ओर ले जाता और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें वहीं दफन कर देता। अंततः वह रात आ ही गई जिसका सुल्तान को बरसों से इंतजार था, जब आसमान में काली घटाएं छाई थीं और बिजली की कड़वाहट से पूरा जंगल कांप रहा था। सुल्तान ने अपनी विशाल सूंड उठाकर एक ऐसी महागर्जना की जिसने 20 साल पुराने उस खूनी मंजर की यादें ताजा कर दीं। कालिया ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका काल वापस आ चुका है। वह अपने बचे हुए सैकड़ों खूंखार भेड़ियों के साथ उस तंग घाटी की ओर भागा जहां सुल्तान खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही भेड़ियों का झुंड घाटी में दाखिल हुआ, सुल्तान ने पहले से तैयार किए गए भारी पत्थरों को गिराकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। अब वहां केवल सुल्तान की शक्ति और भेड़ियों की चालाकी के बीच का अंतिम फैसला होना था। बिजली की एक चमक में कालिया ने सुल्तान के माथे पर वह पुराना निशान देखा और उसकी रूह कांप गई। सुल्तान ने बिना एक पल गंवाए हमला किया और अपनी विशाल सूंड के एक एक प्रहार से भेड़ियों की खोपड़ियां ऐसे फोड़ने लगा जैसे वे मिट्टी के खिलौने हों। वह अपने भारी पैरों तले उन दरिंदों को कुचल रहा था जिन्होंने कभी उसके माता पिता का मांस नोचा था। घाटी में चारों ओर भेड़ियों की चीखें और खून की गंध फैल गई थी और अंत में मैदान में केवल सुल्तान और बुरी तरह घायल कालिया बचे थे। कालिया अब अपनी जान की भीख मांग रहा था और सुल्तान के पैरों में गिरकर अपनी धूर्तता दिखा रहा था, लेकिन सुल्तान की आंखों में दया का कोई स्थान नहीं था। सुल्तान ने कालिया को अपनी सूंड से जकड़कर हवा में उछाला और उसे उसी चट्टान पर ले गया जहां से उसने सुल्तान के पिता को गिरते देखा था। सुल्तान ने एक आखिरी बार अपने माता पिता को याद किया और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कालिया की गर्दन को अपने पैरों तले मसल दिया और उसके मृत शरीर को उसी गहरी खाई में फेंक दिया जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। कालिया के अंत के साथ ही नीलगिरी के जंगल से भेड़ियों का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल में फैली, सभी जानवरों ने देखा कि सुल्तान अब केवल एक हाथी नहीं बल्कि जंगल का रक्षक और सम्राट बन चुका था, जिसने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, न्याय का एक प्रहार उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, सुल्तान की यह जीत आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि सच्चा न्याय केवल ताकत से ही पाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार दास्तान में।